हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्रोविडेंस परिवार ने आप सबके लिए एक इनिशिएटिव लिया है जिसके थ्रू टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आपके लेक्चरर स्क्रीनिंग में आने वाले अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, उसमें 40 मार्क का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का आएगा। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे उपलब्ध कराया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे ये सारे लेक्चर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि लेक्चरर स्क्रीनिंग का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस किया जाए, और आपको ये भी बताते हुए जाएंगे कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ों पे आपको कम ध्यान देना है। तो इन सब बातों के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित रावत। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होगा, आई होप आपको पता ही है। बस मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हमारी 40 मार्क की ये जो पेपर होने वाला है, इसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था, स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास हुआ उसके बारे में है। उसमें बहुत सारे आयोग हैं, जैसे कि सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राधाकृष्णन आयोग बना था 1948 का, वो है। उसके बाद फिर मुदालियर आयोग के बारे में बता रखा है। उसके बाद कोठारी आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी कहते हैं आप। उसके बाद एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की है, 2020 की नहीं दे रखी है, 1986 को ही हमको पढ़ना है। साथ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसे नेशनल नॉलेज कमीशन भी कहते हैं, एनकेसी, है ना। भारत के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है, समानता के लिए शिक्षा, है ना, इसमें हम संविधान के उन आर्टिकल्स का भी इसमें चर्चा करेंगे जो हमारे संविधान में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं, चाहे वो मौलिक अधिकारों में हो, चाहे वो डीपीएसपी में हो, चाहे वो अन्य प्रकार से किसी और पार्ट में दे रखे हैं। उन सभी विषयों पे विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। साथ में सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, इसके बारे में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे रूसा कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरी जो यूनिट है उसमें शिक्षण दक्षता और संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में, टीचिंग जो स्किल्स हैं उसके बारे में बात की गई है। उस पर शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियां और प्रविधियां, इन सब की कौन कौन से टीचिंग के मेथड होते हैं, इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। फिर परंपरागत और आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया और संप्रेषण। साथ में संप्रेषण के प्रकार, कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं और अच्छे कम्युनिकेशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सबको आपको विस्तार से बताते हुए चलेंगे। और उसके बाद मूल्य आधारित शिक्षा, यानी कि वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। और फिर मूल्यों के प्रकार पढ़ेंगे, व्यक्तिक और सामाजिक मूल्य क्या क्या होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ में मूल्यों के ह्रास के कारण, यानी कि मूल्य कम क्यों होते हैं उसके कारणों पे बात करेंगे। साथ में शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन, किस प्रकार से हम शिक्षा से मूल्यों को बढ़ा सकते हैं, इन सब विषयों पे भी चर्चा करेंगे। अगली जो चौथी यूनिट है, कक्षा में अनुशासन, किस प्रकार से एक टीचर का कर्तव्य होता है, किस प्रकार से टीचर अनुशासन बना के रख सकता है, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। उसके बाद हम देखेंगे विद्यालय में अनुपस्थिति और विद्यालय को छोड़ने के कारण और समाधान। कोई स्टूडेंट छोड़ता है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं और उसके क्या क्या समाधान हम निकाल सकते हैं। साथ में शिक्षा में कंप्यूटर, आज के दौर में कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्यूटर शिक्षा पे हमें विस्तार से चर्चा करनी है। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। और साथ में इसकी आवश्यकताएं और प्रयोग, कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर की, उसको भी देख सकते हैं आप, ताकि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज यहाँ से मिल सके, है ना। हम प्रयास करेंगे कि इसको यहाँ भी करें, लेकिन वहां से भी करेंगे, आपको तो थोड़ा नॉलेज साथ में मिलता रहेगा। शैक्षिक तकनीकी, यानी कि टीचिंग जो टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में, उसके नेचर कैसा है, उसका प्रकार कैसे है, उसकी आवश्यकताएं और उपयोग, इन सब पे बात करेंगे। साथ में शिक्षण व्यवसाय, जो ये टीचिंग की चीजें हैं,
उसके बारे में बात करेंगे कि व्यवसाय और कार्य संतुष्टि, यानी कि एक टीचर के तौर पे आपको जब पढ़ाने का मौका मिलता है तो उसमें आपकी जो कार्य संतुष्टि, आपका माहौल है, उन सब चीजों पे वो सब डायमेंशन इसमें दे रखे हैं। साथ में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, किस प्रकार से एक शिक्षक अपने स्टूडेंट के व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। और लास्ट यूनिट जो है शैक्षिक मूल्यांकन, यानी कि उसकी आवश्यकता क्या है, कि जो हम इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, साथ में इसके प्रकार कौन कौन से हैं और इसकी कितनी विधियां हैं, इन सब पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आगामी लेक्चर में। तो आप सभी का स्वागत है और आप डेली इन लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं, और छोटे छोटे लेक्चर रखने का हम प्रयास करेंगे ताकि आप 15 मिनट में एक लेक्चर को समाप्त कर लो, है ना। तो सबसे पहले हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था में राधा कृष्णन आयोग पे चर्चा करेंगे। राधा कृष्णन कौन? वही राधा कृष्णन जिनका नाम सर्वपल्ली राधा कृष्णन है, वही राधा कृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, वही राधा कृष्णन जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहते हैं। बहुत विद्वान और शिक्षाविद राधा कृष्णन जी के अध्यक्षता में ये आयोग बना। लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड समझ लो। देखो, आपको पता है कि 1813 में अंग्रेजों ने एक चार्टर एक्ट लेके आए थे, और इसमें भारत में शिक्षा की शुरुआत होती है। और इस शिक्षा की शुरुआत 1813 से लेके 1947 तक अंग्रेजों के द्वारा की गई। लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें आपको पता है 1947 के बाद से जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो आयोग बने हैं, जो संस्थान बने हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो हमको 1813 से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसका मतलब आपका आधा जो सिलेबस है, सार्जेंट कमेटी हो गई, आपके जो हंटर कमेटी है, या फिर वर्धा समिति है, इन सबको आपको नहीं पढ़ना है ना। तो आपका आधा सिलेबस खत्म हो जाता है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और बस हमको आधा ही पढ़ना है, 1948 से शुरू होता है जो, ठीक है। तो 1947 में भारत आजाद होता है, और उस समय हमारी शिक्षा को लेकर बहुत सारी चुनौतियां थी। अंग्रेजों के हिसाब से हमको शिक्षा नहीं देनी थी, भारत के हिसाब से शिक्षा देनी थी। तो भारत के सामने चुनौती आई कि यार इस शिक्षा को, जो ये हमारे सामने व्यवधान है, उसको कैसे टैकल किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो विद्वान थे उनके दिमाग में एक व्यक्ति का नाम आया जिसको कि हम एक अध्यक्षता सौंप सकते हैं, और वो कमेटी बनेगी और वो कमेटी हमको सुझाव देगी। तो वो कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और इनकी अध्यक्षता में 1948 में, कब? 1948 में, मतलब आजादी के अगले साल नवंबर 1948 में एक आयोग बना जिसका नाम राधाकृष्णन आयोग था, है ना। और इसको किसने बनाया था? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसे आप कैब भी कहते हैं, है ना। और साथ में अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, तो IUBE, इन दो संस्थाओं के द्वारा मिलकर इस आयोग को 1948 में बनाया गया। और इसको सुझाव देने थे शिक्षा के संबंध में। लेकिन किस प्रकार की शिक्षा? उच्च जो शिक्षा है, आपके ग्रेजुएशन लेवल की जो शिक्षा है, 12th पास करने के बाद जो शिक्षा होती है, उस पर सुझाव देना था राधाकृष्णन आयोग को, है ना। अब आप कहेंगे कि जो छोटे स्तर की शिक्षा है उसके लिए भी तो आयोग बने होंगे। तो बिल्कुल बने हैं, उनको हम फ्यूचर में देखेंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा के लिए आयोग बनते हैं, मुदालियर आयोग, किस प्रकार से फिर कोठारी आयोग बनता है। तो उन सब शिक्षा के जो आयोग हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले उच्च शिक्षा पे जिस आयोग का गठन किया गया वो था राधाकृष्णन आयोग। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, उच्च शिक्षा के लिए पहला आयोग तो राधाकृष्णन आयोग कब बना? 1948 में। डेट अगर ये एग्जैक्ट पूछ लेता है तो 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 को राधाकृष्णन आयोग की स्थापना होती है। तो सबसे पहला शिक्षा आयोग 4 नवंबर 1948 में बनता है, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कुछ टाइम बाद दे दी। और वो कब दी? 1949 में, ठीक लगभग 9 महीनों के बाद, 25 अगस्त 1949 को। तो पहला क्वेश्चन आएगा कब बना? 1948 में। अभी ही याद कर लो इसको। तो कब बना? 1948 में। कब? 4 नवंबर 1948। कब रिपोर्ट दी? तो लगभग दी 25 अगस्त 1949। तो ये देखो, ये आयोग एक सदस्य नहीं था, इसमें अन्य सदस्यों को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो डब जी हैं, ये अन्य जो भी व्यक्ति थे, मुदालियर थे इस आयोग के सदस्य। तो उन सदस्यों ने मिलके लगभग 700 पन्नों की, 700 पन्ने मतलब समझ रहे हो आप, इतनी मोटी एक रिपोर्ट दी। कब? 1949 में। और उस रिपोर्ट में क्या बताया गया था कि किस प्रकार से हम आधुनिक शिक्षा को भारत में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किस प्रकार से हम शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है। और आपको अगर एक कंटेंट चाहिए तो हम इसकी PDF
टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल आपको पता है प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून, ठीक है। तो प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में आप जाना, हम आपको वहां पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो 4 नवंबर 1948 को गठन होता है और इसका स्ट्रक्चर देख लो। अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और इसके सदस्य कौन थे? जाकिर हुसैन। आपने राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी का नाम सुना है, वो यही है, तो जाकिर हुसैन जी। और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर का नाम मैंने इसलिए हाईलाइट कर रखा है, अगला आयोग इन्हीं के नाम पे होने वाला है, तो इसीलिए याद रखो, ठीक है। तो मुदालियर जी थे आर्थर मॉर्गन और जेम्स डब, ठीक है। तो आर्थर मॉर्गन और जेम्स डब, तो कुल मिला के 4 सदस्य और 5, तो 4 और 1 राधाकृष्णन जी, तो 5 सदस्य समिति का गठन किया गया था 1948 में। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन होने वाली है वो आप याद रखिएगा कि कौन कौन सी है ना। तो देखो इसका उद्देश्य क्या था, हमने क्यों बनाया ये, तो ये इसको भी एक बार याद रख लो, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। इसका उद्देश्य था भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं, मैंने अभी कहा ना कि उच्च शिक्षा के लिए था, तो हायर एजुकेशन के लिए जब ये आयोग था तो ये उच्च शिक्षा पे ही बात करेगा, तो इसलिए इसका उद्देश्य ही क्या था कि जो विश्वविद्यालय के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना और देश की तत्कालीन और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण और विस्तार के संबंध में विचार देना। तो भविष्य में हम उच्च शिक्षा को किस जगह पे देखते हैं, इसके लिए इसको सिफारिश करनी थी और उच्च शिक्षा पे ही काम करना था, है ना। तो पहला विश्वविद्यालय आयोग आपका राधाकृष्णन आयोग, ठीक है। आयोग के कार्य क्षेत्र क्या क्या थे, किन किन क्षेत्रों में ये काम करेगा, तो इसको देखना था। देखो इसको किन किन विषयों पे देखना था, तो भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना था और विश्वविद्यालयों के बारे में अपनी राय देनी थी। साथ में इसको शिक्षण स्तर को उठाने के उपाय बताने थे कि किस प्रकार से हम अपने एजुकेशन को और ऊपर उठा सकते हैं, किस प्रकार से जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, उनको पैसा किस प्रकार से मिलेगा, इसीलिए यूजीसी बाद में बनता है ना। शिक्षा का समाधान करना था कि एजुकेशन किस प्रकार से हम आगे लेके जा सकते हैं, संबद्ध महाविद्यालयों का प्रशासन और तो यूनिवर्सिटीज होती हैं उससे जुड़े हुए जो कॉलेजेस होते हैं उनका प्रशासन किस प्रकार से होगा, क्या खुद करेंगे वो या यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ होगा उनका प्रशासन, ये सारी चीजें। साथ में जो टीचर होंगे उनकी नियुक्ति, उनके वेतनमान, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, इन विषयों पे चर्चा करनी थी। उच्च शिक्षा का पुनर्गठन किस प्रकार से होगा, छात्रों की अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय इनको खोजने थे। साथ में उच्च शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करना कि हम किस और अपनी उच्च शिक्षा को लेके जाएंगे, और पाठ्यचर्या यानी कि जो सिलेबस है, सिलेबस में किस प्रकार से हम सुधार करेंगे, तो ये सारे ग्राउंड पे उनको रिपोर्ट देनी थी। और इस प्रकार से हमारा और अन्य ये भी ग्राउंड है, ठीक है, इन पे क्या करना था, राधाकृष्णन जी को अपनी सिफारिशें देनी थी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, 700 पन्नों का मतलब आप समझते हो 700 प्लस जो पेजेस हैं उनको सबको नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जो आपके शिक्षा में आएंगी, जो आपके पेपर में आएंगी, खासकर यूकेपीएससी के अगर आपने पैटर्न देखा हो, अगर आपको अनुभव हो तो आपको पता चल पाएगा कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। तो जो मैंने रेड लाइट में ये हाईलाइटेड कर रखी हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसने अपने शिक्षा पे विस्तार से रिपोर्ट दी थी और इसका प्रभाव क्या क्या रहा। सबसे पहले तो 1953 में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जिसे आप यूजीसी कहते हैं, ठीक है, तो ये बनी कब, 1953 में, तो अनुदान समिति कहते हैं। तो इसका अनुदान आयोग में बदलाव हुआ और 1956 में स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था बनी। तो पहले अनुदान समिति हुआ करती थी, उसका 1953 में नाम बदल के क्या हो गया, अनुदान आयोग, और फिर 1956 में ये एक स्वतंत्र संस्था हो गई। आपने देखा है ना कि आपके कॉलेजेस में क्या आती होगी, यूजीसी की टीम आती होगी, वो देखती होगी कि आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी फैसिलिटीज, टीचिंग जो क्वालिटी है वो किस प्रकार की है, फिर आपको ग्रेड देती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और A++ होता है। तो ये यूजीसी का काम होता है प्रमाणन करना, जिसको ज्यादा ग्रेड उसको ज्यादा क्या मिलता है, अनुदान मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा फंड एलोकेट होता है। तो इसी प्रकार से ये यूजीसी बना था 1953 में और 1956 में स्वतंत्र हुआ। तो किसके परिणाम स्वरूप, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप। 1954 में क्या बना, ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। देश में विशेषानुसार विश्वविद्यालयों की स्थापना, इसने एक रिकमेंडेशन दी थी, इसके अनुसार विश्वविद्यालय बनाने थे, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, ठीक है। स्वतंत्र महाविद्यालय जैसे कृषि, वाणिज्य, चिकित्सा, विधि, शिक्षण, प्रशिक्षण
और इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार की देखो, जब राधा कृष्णन आयोग बना था तो उसने कहा था कि आपको 3 कैटेगरी में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने हैं। 3 कैटेगरी में कौन कौन से बनाने हैं? एक तो आपको आर्ट साइड के बनाने हैं, दूसरा साइंस बनाने हैं। तो 2 प्रकार के इंस्टीट्यूशन हो गए। इसके अलावा तीसरे प्रकार के इंस्टीट्यूशन में आपको क्या क्या रखना है? इंजीनियरिंग, जो कॉमर्स से संबंधित हैं, या अन्य जो भी संस्थाएं हैं मेडिकल वगैरह, तो इसमें रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जो संस्थान बताए थे 1949 की रिपोर्ट में, तो उसके आधार पर ही कृषि, वाणिज्य, चिकित्सा, प्रशिक्षण, इनके अलग अलग क्या बनाने चाहिए? महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस बनाने चाहिए। तो इंजीनियरिंग का अलग कॉलेज होगा, एग्रीकल्चर का अलग कॉलेज, इस प्रकार से इस रिपोर्ट के आधार पर बनाने की सिफारिश की गई थी और फिर बने भी बाद में, है ना। आप देखते हैं ना आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज अलग हैं, मेडिकल कॉलेज अलग हैं, तो इसी रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। और आपको पता है एक और सिफारिश दी थी इसने, इस समिति ने कहा था कि 3 वर्षीय क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम। तो इसीलिए आपने देखा होगा बीए, बीएससी, बीकॉम 3 साल का होता है। उसके अलावा अन्य जो फील्ड है उसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, लेकिन सबसे पहले 3 वर्षीय स्नातक की जो बात की गई थी, ये राधा कृष्णन आयोग ने कहा था। फिर कहा था कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा वो कितने साल का होना चाहिए? 2 साल का। जो आप एमए, एमएससी करते हैं वो 2 साल का इसीलिए है। साथ में इन्होंने कहा था कि जो पीजी है ना, जो साथ में देख लो यहाँ पे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा वो 2 साल का होगा, प्लस अगर आप उसके ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहे हो, जिसे अनुसंधान कहते हैं, तो रिसर्च के लिए क्या करते हो आप? आजकल पीएचडी करते हैं, है ना। तो पीएचडी के लिए कम से कम क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? कि कम से कम 2 साल तक, 2 साल का मौका तो मिलना ही चाहिए पीएचडी के लिए। तो 2 साल कम से कम आपको रिसर्च करनी है, उसके ज्यादा फिर आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी अपने थीसिस को पब्लिश करवाते हो। तो ये कहा था कि त्रिस्तरीय, 3 साल के लिए स्नातक, 2 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या क्या स्नातकोत्तर, और साथ में 2 साल मिनिमम रिसर्च वगैरह के लिए या पीएचडी वगैरह के लिए। साथ में इन्होंने क्या कहा था कि उच्च शिक्षा हेतु प्रादेशिक भाषा का चयन, आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में जो भाषा है उस भाषा का आपको यूज करना चाहिए उच्च शिक्षा के लिए, है ना। जो आप देसी भाषा का यूज छोटे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में करते हो, वो वाली बात इन्होंने यहाँ पे कही थी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तमिलनाडु में कोई विश्वविद्यालय है तो वहां पे तमिल में ही पढ़ाई होनी चाहिए, इस प्रकार की बात की थी। या जो टेक्निकल स्किल्स है या जो नॉलेज है उसके लिए जो शब्दावली है वो इंग्लिश का यूज उसको ज्यादा करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके किताब में कुछ शब्द है, ठीक है, और वो बायोलॉजिकल नाम इंटरनेशनल लेवल पे जो नाम चल रहा है उसी को हमको अडॉप्ट करना चाहिए, इस प्रकार की इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। और 1948 में आपको पता है एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, तो इन्हीं के कहने पे एनसीसी का गठन हुआ था। और 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसे एनएसएस कहते हैं, है ना, तो इसकी गठन की बात की गई थी। साथ में इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी, जो टीचर हैं, जो अन्य स्टाफ है, उसके लिए कितनी कितनी सैलरी होनी चाहिए, उस सब पे भी इन्होंने चर्चा की है, उस पर हम नहीं जाएंगे, है ना। तो कुछ इस प्रकार से ये समिति थी, पहली समिति, बहुत शॉर्ट में है, बस आपको इतना ही देखना है इसमें। कौन सी समिति? राधा कृष्णन आयोग, 4+1 मेंबर, 1948 में गठन होता है, 1949 में रिपोर्ट देते हैं। अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं किस प्रकार से काम करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक यूजीसी का गठन, साथ में एनसीसी, एनएसएस और ये अन्य चीजें, इनको आपको ध्यान में रखना है। और इसमें क्या क्या चीजें हुई ये थोड़ा सा नोट्स में है, ये देख सकते हैं आप। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट डिवीजन आज कल लेके आते हो आप, तो 60% माना जाता है फर्स्ट डिवीजन का पहला स्टेप, लेकिन उस समय 70% माना गया था। आजकल आप सेकंड डिवीजन क्या मानते हो? 40% से ऊपर 60% के बीच में, उस समय 55% माना गया था। और थर्ड डिवीजन 40 प्लस माना गया था। आजकल जैसे ही आप पास होते हो 33% के ऊपर लेके आते हो तो थर्ड डिवीजन में माना जाता है ना। उस समय उन्होंने कहा था कि ग्रेस नहीं मिलनी चाहिए। तो ये सारी संस्तुतियां हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं उसको एक बार आप पढ़ लेना। और ये हमारा पहला आयोग था। उसके बाद हम फिर मुदालियर आयोग को पढ़ेंगे, उससे पहले ताराचंद कमेटी को पढ़ेंगे, क्योंकि ताराचंद कमेटी सबसे बेसिक शिक्षा की बात करती है। और फिर बेसिक शिक्षा से ऊपर माध्यमिक शिक्षा जो आपके 12th में है, उस पर मुदालियर कमेटी क्या क्या बात करती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर बस इस टॉपिक पे था। तो आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है जो समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार से हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड है तो ये नंबर दे रखे हैं यहाँ नीचे, रेड रिबन जो चल रहा है,
और वहाँ यहाँ पे साइड में जो नंबर दे रखा है उस पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और आप हमारे लेक्चर को इसी प्रकार से एंजॉय कर सकते हैं। किसी और प्रॉब्लम का अगर आपको लगता है कि हम समाधान दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।